नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हम द्वानविंश अध्याय मतलब 22वां अध्याय कर रहे थे। 22 अध्याय गंडूस आदि विधि। इसमें अपन ने क्या क्या कर लिया था? गंडूस कर लिया था, कवल कर लिया था, प्रतिसरण कर लिया था और मुखालेप कर लिया था। ये सारे चैप्टर हो गए थे, ये सारे मतलब पॉइंट हो चुके थे। आज हम करेंगे मूर्ध तेल। तो ठीक है, आगे चलते हैं मूर्ध तेल की तरफ। आपने अगर वीडियो नहीं देखी अभी तक तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, अष्टांग हृदय के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। तो आज करेंगे अपन मूर्ध तेल। मूर्ध तेल का सामान्य मतलब होता है सिर पर तेल लगाना। अब देखो, सिर पर तेल अपन कई तरीके से लगा सकते हैं, तो इसके भेद भी बनेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। पहले तो इसका लाभ दे रखा है कि भाई क्यों लगाते हैं सिर पर तेल। आपको पता है, कच्छ सदन मतलब बालों का गिरना। जब बाल गिरते हैं व्यक्ति के तो उन बालों को गिरने से बचाएगा। ठीक है, सफ़ेद होना, सफ़ेद होने से बचाएगा। पिंजर और भूरा, भूरे भूरे बाल हो जाते हैं ना किसी व्यक्ति के, तो उनको होने से रोकता है। तो बालों को गिरने से रोकेगा, सफ़ेद होने से रोकेगा और भूरा होने से रोकेगा। सिर की त्वचा का फटना रोकता है। सिर की त्वचा मतलब डैंड्रफ होता है ना, किसी व्यक्ति के डैंड्रफ हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो तेल लगाने से ठीक हो जाता है। वातज शिरोरोग होना रोकता है। वातज शिरोरोग, वातज शिरोरोग का मतलब होता है वात दोष की वजह से जो सिर प्रदेश में होने वाले डिजीज है, ठीक है, उन सभी को रोकता है, होने नहीं देता। क्योंकि आपको पता है वात दोष का सर्वश्रेष्ठ समन कारक औषध तेल है। अपन ने खूब स्टडी किया है प्रत्येक। इंद्रियों की निर्मलता। अब इंद्रियों की निर्मलता का मतलब है कि अपन सारी इंद्रियां अपने सिर प्रदेश में पाई जाती हैं, जैसे कि आँख, नाक, जीभ, कान, सब अपने यहीं तो पाई जाती हैं, पूरे मुंह वाले क्षेत्र में, ऊपर वाले क्षेत्र में। तो क्या इसकी जो तेल से क्या अवशोषित होंगे जो पोषक तत्व, तो इन इंद्रियों को निर्मल करेंगे, इनकी कार्य क्षमता बढ़ाएंगे, इनकी यथाशक्ति बढ़ाएंगे। स्वर हनु व सिर में प्राप्ति कि जो मतलब स्वर है, जो बोलने की कैपेसिटी है, हनु यानी जबड़ा, और सिर में प्राप्ति, इन सबके गुणों में अच्छा योगदान रहेगा। मतलब कोई विकार पैदा नहीं होगा, कोई डिजीज पैदा नहीं होगा। तो ये सारे तेल लगाने मतलब मूर्ध तेल के लाभ है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब विधि, ये 4 तरह से मूर्ध तेल लगाया जा सकता है। मतलब सिर पर तेल 4 तरीके से लगाया जाता है। अब उस तरीके से 4 भेद हो गए। तो मूर्ध तेल के कितने टाइप हो गए? क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में कि मूर्ध तेल के भेद लिखो, तो आपको लिखना है अभ्यंग, परिसेक, पिचू और सिरोबस्ती की अपन 4 तरीके से तेल लगा सकते हैं। अपन नहाने के बाद भी लगाते हैं तेल, तो एक तरीके से वो अभ्यंग टाइप का हो जाता है। और यहाँ पे देखो ये नीचे लिख रखा है ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे करके ऐसे एरो मार रखा है ये, और लिख रखा है गुण अधिक। तो जैसे जैसे अपन अभ्यंग से परिसेक, परिसेक, पीछू, पीछू से सिरोबस्ती में जाएंगे, मतलब नीचे की ओर जाएंगे, तो गुणों में अधिक मतलब जो प्रभावशाली है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है, रोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, त्वचा के लिए, सिर के लिए, उनके गुण बढ़ते जाएंगे। मतलब सिरोबस्ती सर्वश्रेष्ठ है। मूर्ध तेल में सबसे बेस्ट कौन हुआ? सिरोबस्ती। और सबसे कम फायदा करती है अभ्यंग। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं करती, करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे अपन अभ्यंग से सॉरी अभ्यंग से परिसेक जाएंगे, परिसेक से पिचू, पिचू से सिरोबस्ती, तो ये गुण अधिक होते जाएंगे। मतलब किसके गुण? मतलब रोगों को दूर करने वाले गुण। अब देखो अभ्यंग क्या कार्य करता है। रुक्षता, कंडू व मल होने पर अभ्यंग करें। अगर मान लो बाल रूखे सूखे हो रहे हैं, व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बाल रूखे होते हैं ना, ठीक है, त्वचा रूखी सूखी रही है, और खुजली चल रही है बालों के अंदर जड़ों में, ठीक है, और मल, अब डैंड्रफ जम जाता है, तो अपन व्यक्ति को अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग कैसे होता है कि तेल की मालिश करना, अपने हाथों से तेल लगाते हैं ना वो। परिसेक, परिसेक यानी होता है तेल की बूंदे गिराना। अरुणसिका, सिर दर्द, वर्ण और धामे। अरुणसिका होता है कि सिर में वो जो अलाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी गर्मियों में फुंसियाँ हो जाती हैं, जिसको अलाइयाँ बोलते हैं, अपने गर्मियों में वो घमोरियाँ, वो होती हैं अरुणसिका। तो ऐसे जब सिर प्रदेश में अरुणसिका हो जाती हैं बालों में, सिर दर्द, सिर में दर्द होता है, वर्ण मतलब कोई घाव हो जाता है, कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, और धाग मतलब जलन होती है, इन सब में परिसेक करना चाहिए। अब परिसेक कैसे होता है? तेल की बूंदे गिराना, कि तेल की बूंदे गिराते हैं, बूंद बूंद तेल की गिराते हैं आराम से, फिर वो क्या कि तरपत होता है धीरे धीरे, जैसे अपन सिंचाई करते हैं ना, बूंद बूंद सिंचाई करना, उसी तरीके से अपने सिर की सिंचाई होती है बूंद बूंद से।
अभ्यंग तो अपने हाथों में तेल लिया उसकी मालिश करते हैं, और परिसेक में क्या करते हैं, बूंद बूंद गिराते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर ये रोग है सिर में तो अभ्यंग करो, ठीक है। ये रोग हैं अरुणसिका, सिर दर्द, वर्ण और दाग, तो परिसेक करो। अब देखो पिचू। पिचू का मतलब होता है रुई के फोए से तेल की धार गिराना। रुई के फोए से, अब वो तो था कैसे भी करके अपना डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे होता है जैसे एक रुई लिया, कॉटन लिया, कॉटन को अपने तेल में भिगोया, और उस तेल की भिगो को दबाने से जो बूंद गिरती है वो होती है तेल की धारा। और जिस बूंद को, जो रुई का फोआ था, कॉटन था, उसको तेल में भिगाने पर जो मतलब धारा तैयार होती है उसको दबाने पर, वो होती है पिचू। अब ये कब कब लगा रही है, केस गिरना, सिर की त्वचा का फटना, धूपन में और नेत्र स्तंभ में। तो जिसके केस गिर रहे हैं, जिसके बाल झड़ रहे हैं, उसमें पिचू करना चाहिए, ठीक है। सिर की त्वचा, जिसकी त्वचा में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गया, त्वचा फट फट के निकल रही है, झड़ रही है, ठीक है, तो उसमें पिचू करना चाहिए। धूपन, किसी व्यक्ति ने धूमपान किया हो, और नेत्र स्तंभ, इन सभी में अपन को पिचू वाला कार्यक्रम अपनाना चाहिए। देखो एक तरीके से अपन चिकित्सा सीख रहे हैं, आपके घर में सभी को प्रॉब्लम होती है बालों से संबंधित, तो आपको पता लगना चाहिए कि अभ्यंग कब करना है, परिसेक कब करना है, पिचू कब करना है। तो जैसा रोग है उसी के अनुसार आपको सारे काम करने हैं। अब आता है शिरोबस्ती, जो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है। शिरोबस्ती यह गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, मैंने बताया था गुणों में अधिक है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके प्रयोग से स्पर्श ज्ञान नाश, मतलब अपन सिर प्रदेश में कोई हाथ लगाते तो अपन को पता नहीं लगता कि भाई नाश किसी ने हाथ लगाया नहीं, मतलब एक तरीके से संज्ञाविहीन, सेंसेशन लॉस हो रहा है, तो वो सेंसेशन लॉस वापस आ जाता है। तो स्पर्श ज्ञान नाश का मतलब है कि वापस आपको वो सारे, आपको स्पर्श का अनुभव होने लग जाएगा। अर्दित, अर्दित का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस, मतलब चेहरे का लकवा। रात्रि जागरण, कोई व्यक्ति रात्रि जागरण करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसको भी शिरोबस्ती करनी चाहिए। नासा मुख शोष, नासा मुख शोष का मतलब जिसके नाक और मुख में मतलब लार का निर्माण नहीं होता, सूखे सूखे रहते हैं उनमें। तिमिर, तिमिर यानी होता है अंधकार छाना, आंखों के सामने अंधकार से दिख जाता है ना, अंधेरा, उन रोगों में। और दारुण सिर रोग में, दारुण सिर रोग का मतलब होता है कि भयंकर रोग, कि सिर प्रदेश में मतलब बड़े बड़े रोग हुए हैं, भयंकर रोग हैं, दोष मतलब प्रकोपित अवस्था में है, तब जाके आपको शिरोबस्ती करना चाहिए, क्योंकि ये गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये सारे रोगों का नाश करती है। अब देखो यहाँ पे बताया है विधि, किसकी, शिरोधारा की विधि। तो वही अपना तो पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। बमन आदि से शुद्ध करें, व्यक्ति को पहले बमन विरेचन सारे काम करवा ले, स्नान स्वेदन सारा काम करवा ले, फिर तेल अभ्यंग कर स्वेदन करें। तेल का अभ्यंग करो, अभ्यंग मतलब स्नान करो, फिर स्वेदन करो। घुटने के बराबर ऊंचे आसन में बैठाएं। इसका मतलब ये है कि जितना अपना घुटना होता है व्यक्ति का, रोगी का, उसके ऊंचे इतने आचान पे उसको बैठाना चाहिए। फिर सिर से बाल हटाएं, मतलब जब भी शिरोबस्ती करवाते हैं तो अपने बाल हटवा लें, मतलब अपने एक तरीके से सारे बाल जीरो मशीन से या फिर अपने जो साफ कर लें एक तरह, मतलब बाल को बिल्कुल हटा दें, जितने भी बाल थे अपने सिर प्रदेश में पूरों को हटा दें, ताकि वो अच्छी से अवशोषित हो सके। कैसे अवशोषित हो सके, या शिरोबस्ती में क्या होता है कि उसको तेल से भरते हैं पूरे, जैसे कि अपने सिर प्रदेश में एक पट्टा सा बांध के उसको आटे से रोक के, जिस छिद्रों को आटे से रोक के उसमें तेल भरते हैं। तेल भरते हैं मतलब जिससे क्या कि वो अवशोषित करती है त्वचा। अवशोषित कब करेगी, जब सारे बाल हट जाएंगे। फिर है प्रधान क्रम, सायकाल में बस्ती दें, तो शिरोबस्ती हमेशा सायकाल में देनी चाहिए। एक गाय भैंस के चमड़े का टुकड़ा जिसकी ऊंचाई 12 अंगुल लें, वह चौड़ाई रोगी के माथे की गोलाई के बराबर। मैंने आपको बताया था ना कि एक पट्टा सा बांधते हैं चारों तरफ, तो उसकी ऊंचाई तो 12 अंगुल बता दी कि 12 अंगुल ऊंचा होना चाहिए, और चौड़ाई जैसा रोगी है, वैसे बच्चा है तो बच्चे के अनुसार चौड़ाई हो जाएगी, बड़ा है तो बड़ा, जिसका सिर प्रदेश मोटा है तो उसके अनुसार मोटाई, तो रोगी के अनुसार। इसको रोगी के सिर पर बांधते भाई, उसको चारों तरफ रोगी के सिर पर बांध दे, मतलब अपने जो फ्रंटल है, फ्रंटल पिंड है, उसके चारों तरफ कानों के से ऊपर होके इस तरीके से बांध दे, ताकि उसमें तेल भर सके। अपना पूरा सिर प्रदेश तेल में डुबाना है उसको। रोगी के अनुकूल गुनगुना इसने सिरे पर डाले। रोगी के अनुकूल मतलब, रोगी के अनुकूल जितना गुनगुना वह सहन कर सकता है, जितनी ही वो उष्णता वो सहन कर सकता है। रोगी जैसे बच्चा है तो कम गुनगुना दो, जवान व्यक्ति है जो सहन कर सकता है थोड़ा और गुनगुना दो। गुनगुना देने से क्या होता है कि जब औषधियाँ जल्दी अवशोषित होती हैं सिर प्रदेश में। इसने मतलब तेल घी जैसा वो मतलब औषधि, जैसे किसी के मंद बुद्धि है तो उसको ब्रह्म फुस्बी, शंख फुस्बी, ये सारे सॉरी, शंख पुष्पी का जो तेल है वो सारे डाले जाते हैं, ठीक है। इस तरह की इसने
बालों की सतह से 2 अंगुल तक ऊपर आ जाए, 1 अंगुल तक ऊपर आ जाए, कि भाई इतना इसने डाले कि जो अपने बाल थे ना उसके 1 अंगुल तक बराबर ऊंचा, मतलब इतना भर जाए, पूरा जो सिर प्रदेश था पूरा भर जाए तेल से। अब आता है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में देखो, जब तक इसने धारण करे, जब तक रोगी के मुख में नासा से स्राव ना आने लगे। अब उसको पूरा भर दिया तो तब तक वेट करो कि जब तक अपने मुख और नाक से वो तेल जो अपन ने ऊपर डाला ना, ऐसा अनुभव होने लग जाता है व्यक्ति को कि मेरे नाक से तेल निकलने लग गया, क्योंकि अवशोषित होगा, गुनगुना है तो जल्दी अवशोषित होगा। तो अवशोषित होने के बाद में अपने मुख और नाक से वो स्राव आने लगेगा। अब देखो कब तक धारण करना चाहिए। वातज रोगों में, पित्तज रोगों में, कफज रोगों में और स्वस्थावस्था में, मतलब कि भाई वातज रोग है कोई सिर प्रदेश में तो 10,000 मात्रा तक, पित्तज रोगों में 8,000 मात्रा तक, कफज रोगों में 6,000 मात्रा तक और स्वास्थ्य में 1,000 मात्रा तक। ये मात्रा क्या होता है? जितने टाइम में अपन एक पलक झपकाते हैं, मतलब आँख खोलने और बंद करने में जितना टाइम लगता है, जैसे पलक झपकाते हैं ना, आँख बंद करी खोले, उसको एक मात्रा बोलते हैं। ठीक है, ये टाइम की बात है। तो अपन जितनी 10,000 मात्रा तक, 10,000 पलक खोलने और बंद करने में जितना टाइम लगता है उतनी देर तक वातज रोगों में अपन को इसने धारण करना चाहिए। पित्तज रोगों में 8,000 मात्रा तक, मतलब 8,000 बार आंखें खोलो बंद करो, उतना टाइम लगता है ना, उतना पित्तज रोगों में। अब पहले देखो घड़ियाँ थी नहीं 5,000 साल पहले, तो ऐसे फिक्स कर देते आचार्य। आजकल तो टाइम फिक्स है कि इतना टाइम इतना वातज रोगों में। अब मुझे नहीं पता कि कितना टाइम बताया हुआ है, कि कितना अप्रोक्सीमेट लगता है 10,000 मात्रा में, वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अपन सेकेंड ईयर में जब आओगे आप तो मान स्टडी करोगे, मान में सारी बातें हो जाएंगी। फिर है स्वस्थ अवस्था में 1,000 मात्रा तक। अब मात्रा का मतलब समझ गए कि आँख खोलने और बंद करने, जो पलक झपकाने में जो टाइम लगता है उसको अपन मात्रा बोलते हैं। अब क्या बोलता है कि सिरोबस्ती हटाने के बाद स्कंद आदि पर मर्दन करें। अब वो सिरो मतलब पूरा तेल था उसको मतलब वापस रुई के कॉटन से अवशोषित कर लो और उसको डब्बे में इकट्ठा कर लो, फिर उसको मतलब साफ करके पूरा उसको चमड़े को खोल दो। फिर चमड़े को खोलने के बाद ये बोलता है कि सिरोबस्ती हटाने के बाद स्कंद आदि जो अपना कंधे हैं इस पर मर्दन करो, मतलब एक तरीके से अभ्यंग करो, हल्के हल्के हाथों से दबाओ, उसको मालिश करो। इस स्नेह बस्ती को अधिकाधिक 7 दिन तक ही धारण करना चाहिए। तो मैक्सिमम बताया कि 7 दिन तक धारण करना चाहिए, कि जो स्नेह बस्ती होती है उसको मतलब 7 दिन तक करा सकते हो, 7 दिन से ज़्यादा नहीं करानी। कर्णपूर्ण। अब कर्णपूर्ण का मतलब है साम्य अवस्था में 100 मात्रा तक धारण करें, जब तक कि धारण करें जब तक कि दर्द कम ना हो। कर्णपूर्ण का मतलब कान में तेल डालते हैं ना, उसको बोलते हैं कर्ण, मतलब कान को तेल से भरते हैं। और स्वस्थ होता है, जो व्यक्ति स्वस्थ है कान में कर्णपूर्ण करना चाहता है, मतलब तेल भरवाना चाहता है ताकि कोई रोग पैदा ना हो, तो 100 मात्रा इतनी देर तक रखना चाहिए कि वो 100 बार पल के झपकाएं, इतना टाइम लगे ना उतना बस। 100 तब तक धारण करें जब तक कि दर्द कम, तो कोई दर्द हो रहा होगा उसके कान में तो वो शांत हो जाएगा, वो नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे मूर्ध तेल 4 हैं, अभ्यंग, परिसेक, पीछू, सिरोबस्ती। तो इनके रोग बता रखे हैं जो मैं अपन पहले ऊपर कर चुके हैं कि रुक्षता, कंडू, मल, सिरोपाक, सिरोवर्ण, एरुसिका, सिरतोद, सिरोदा, नेत्रस्तंभ, पिचुका, के स्थानन, स्फुटन, दोपन, सिरोबस्ती का प्रस्तुप्ति, अद्वितीय, रात्रिजन, नासाशोच, मुख शोक, त्रिप्स और तीव्र सिरोग। इन सब का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ऊपर अपन ने एक एक रोग के बारे में बात की है। तो जैसा रोग है वैसा ही आपको कर्म कराना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके घर में प्रॉब्लम होती है बाल गिरने की, बाल झड़ने की, डैंड्रफ की, तो आपको पता लग गया ना। तो आपको अभ्यंग कब करना है, पिचू कब करना है, सिरोबस्ती कब करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिरोबस्ती। लास्ट में जब कुछ नहीं हो रहा हो, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो लास्ट में सिरोबस्ती कराओ, सारे रोग दूर हो जाएंगे। अब सिरोबस्ती में ऐसे नहीं कि आप सब में एक जैसा ही औषधि यूज कर रहे हो, नहीं, रोग के अनुसार औषधि चेंज होती है। जैसे बाल टूट रहे हैं तो अलग औषधि आएगी, बाल में डेंड्रफ है तो अलग औषधि आएगी, कोई सिर प्रदेश में कोई कृमि है, कोई रोग है तो अलग औषधि आएगी, मतलब अलग तेल आएंगे, अलग स्नेह आएंगे। तो वो बहुत सारे मतलब अलग अलग रोगों पे अलग अलग औषधियों का यूज होता है। अभ्यंग का जो तेल यूज करते हैं उसमें। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये चैप्टर पूरा होता है। अगला चैप्टर करेंगे अपन त्रयोविंश अध्याय, आश्चर्यचेतन अंजन। तो इसको अपन कल करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, अपने दोस्त अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।